नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। दुनिया के कुछ बेहतरीन, सबसे ज्यादा बिकने वाले एयर प्यूरिफायर जो हर जगह हिट हैं, वो भारतीय घरों में आकर फेल क्यों हो जाते हैं? चलिए, इसकी तह तक चलते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ एयर प्यूरिफायर का नहीं है। ये तो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में है जो एक नए माहौल, एक नए कल्चर में कदम रखता है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इसे दो अलग-अलग नजरियों से देखेंगे। तो हमारे साथ हैं एक पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स इंजीनियर जो हमें इसकी तकनीकी वजहें समझाएंगी, और साथ ही हैं एक भारतीय उपभोक्ता उत्पाद रणनीतिकार जो हमें ये बताएंगे कि आखिर हमारे घरों में इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता कैसे है। तो चलिए, शुरुआत इंजीनियर से ही करते हैं। इस नाकामी की जड़ आखिर है कहाँ? क्या मशीन में ही कोई गड़बड़ है? जी नहीं, बात मशीन की है ही नहीं। समस्या की शुरुआत होती है हवा से। सच तो यह है कि जिन मशीनों को पश्चिमी देशों के लिए डिजाइन किया गया है, वो भारतीय हवा की असलियत के लिए तैयार ही नहीं है। हमारी हवा फंडामेंटली बिल्कुल अलग। भारतीय धूल की बनावट ही देख लीजिए। इसमें 38% तो कंस्ट्रक्शन का मलबा है और 22% मिट्टी। ये वो बारीक महीन धूल नहीं है जिसके लिए ये मशीनें बनी हैं। नहीं, ये असल में मोटे और भारी कणों का एक मिक्सचर है जो किसी भी फिल्टर को बहुत बहुत जल्दी जाम कर सकता है। और सिर्फ बनावट ही नहीं, धूल की मात्रा भी देखिए। दिल्ली के घरों में PM10 यानी मोटे धूल कणों का लेवल औसतन 242 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, जबकि WHO की गाइडलाइन सिर्फ 50 है। ये तो लगभग 5 गुना ज्यादा है। अब सोचिए, कोई भी फिल्टर इतनी ज्यादा धूल के लगातार हमले को झेलने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मामला सिर्फ धूल की मात्रा का नहीं है, बल्कि उसके प्रकार का भी है। ये बड़े मोटे कण जो भारतीय घरों में 68% तक होते हैं, किसी भी एयर प्यूरिफायर के फेल होने की पहली और सबसे बड़ी वजह बनते हैं। और एक और मुश्किल है, वो है हमारी पावर सप्लाई। भारत में वोल्टेज का 18% तक ऊपर नीचे होना बहुत आम बात है। ये प्यूरिफायर की मोटर पर जबरदस्त और लगातार दबाव डालता है, जिससे उसकी लाइफ बस कम हो जाती है। तो ये तो हुई पर्यावरण और धूल की बात। अब आते हैं हमारे रणनीतिकार विशेषज्ञ के पास। क्या इंसानी बर्ताव भी इसमें कोई रोल निभाता है? बिल्कुल। देखिए, भौतिक वातावरण तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। मानवीय वातावरण यानी हमारे रहने का तरीका भी उतना ही अलग है और इस नाकामी के लिए बराबर का जिम्मेदार है। भारतीय घर सेमी ओपन होते हैं। दरवाजे लगातार खुलते और बंद होते रहते हैं, जिससे बाहर की प्रदूषित हवा बार बार अंदर आती रहती है। तो एक पूरी तरह से सील्ड कमरे का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए प्यूरिफायर डिजाइन किए जाते हैं, वो यहाँ लगभग नामुमकिन है। और तो और, हमारे कमरे किसी लैब की तरह आइसोलेटेड नहीं होते। 87% जगहों का इस्तेमाल मल्टीपर्पस होता है। वही लिविंग रूम है, वही डाइनिंग रूम, वही ऑफिस। ये उस डिजाइन की सोच के बिल्कुल खिलाफ है जो एक स्थिर सिंगल पर्पस कमरे को साफ करने के लिए बनाया गया है। तो एक इंजीनियर के तौर पर वापस आते हैं। इस इंसानी बर्ताव का मशीन पर क्या असर होता है? इसका असर बहुत ही जबरदस्त है। हमारा फील्ड डेटा दिखाता है कि ये जो इस्तेमाल का तरीका है, ये प्यूरिफायर के काम को असल में नामुमकिन बना देता है। हवा साफ होने से पहले ही फिर से गंदी हो जाती है और मशीन बेचारी लगातार फुल कैपेसिटी पर काम करती रहती है। तो जब ये दो हकीकतें, एक तरफ पर्यावरण और दूसरी तरफ हमारा रहन सहन, आपस में टकराती हैं, तो होता क्या है? ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट एक तयशुदा फेलियर सीक्वेंस में चला जाता है। एक के बाद एक चीजें गलत होने लगती हैं। हाँ बिल्कुल, पहले 3 स्टेप्स पूरी तरह से टेक्निकल हैं। भारी धूल प्री फिल्टर को जाम कर देती है, इससे पंखे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मोटर पर लगातार स्ट्रेस बढ़ता है, और यहीं से यूजर का अनुभव बिगड़ना शुरू होता है। जब मशीन लगातार शोर करने लगती है तो 83% लोग उसे बंद कर देते हैं, और आखिर में जब उन्हें लगता है कि भाई ये तो काम ही नहीं कर रहा, तो इसका इस्तेमाल करना ही छोड़ देते हैं। प्रोडक्ट एक कोने में पड़ा रहता है। तो ये जो फेलियर का पूरा सिलसिला है, ये डिजाइन के लिए नियमों का एक बिल्कुल नया सेट बना देता है। अब ये नियम टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि लागत और उपभोक्ता की साइकोलॉजी से तय होते हैं। देखिए, प्यूरिफायर की कुल लागत सिर्फ उसकी शुरुआती कीमत नहीं होती। जब आप बार बार बदलने वाले फिल्टर और ज्यादा बिजली का बिल जोड़ते हैं, तो 3 साल का खर्च शुरुआती कीमत से 2 गुना या तिगुना हो जाता है। ये ज्यादातर लोगों के लिए आर्थिक रूप से सस्टेनेबल नहीं है। और फिर आती है सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा, वो है असर का तुरंत आंखों देखा सबूत। हम इसे इंस्टेंट परसेप्शन या तत्काल प्रभाव की अनुभूति कहते हैं। मतलब, लोगों को दिखना चाहिए कि मशीन काम कर रही है।
हमारे डेटा के हिसाब से 94% उपभोक्ता ये मानते हैं कि अगर उन्हें 15 मिनट के अंदर हवा की क्वालिटी में सुधार नहीं दिखता तो प्रोडक्ट फेल है, बात खत्म। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लंबे समय में कितना अच्छा काम करता है। अगर ये एक मनोवैज्ञानिक जरूरत पूरी नहीं हुई तो प्रोडक्ट को नाकाम मान लिया जाता है। तो इन सभी चुनौतियों को देखते हुए बहुत ज़्यादा और मोटी धूल, हमेशा खुले रहने वाले घर, चलाने का भारी खर्च और तुरंत नतीजे देखने की मनोवैज्ञानिक ज़रूरत, तो फिर यहाँ के लिए सही समाधान क्या है? ये पूरा विश्लेषण हमें एक ही तार्किक नतीजे पर पहुंचाता है। इस जटिल समस्या को हल करने के लिए एक 2 हिस्सों वाली प्रणाली चाहिए। एक पर्सनल डिवाइस जो यूजर को तुरंत राहत का एहसास कराए और उस इंस्टेंट परसेप्शन की जरूरत को पूरा करे, और दूसरा एक संस्थागत सिस्टम जो घर की भारी और मोटी धूल को कम लागत पर संभाले। यही वजह है कि पहली पीढ़ी को एक व्यक्तिगत और संस्थागत दोहरी प्रणाली के रूप में ही शुरू करना पड़ा। ये कोई चॉइस नहीं थी, ये यहाँ की हकीकत से पैदा हुई एक ज़रूरत थी। और ये कहानी सिर्फ एक एयर प्यूरिफायर की नहीं है, ये इस बात को समझने की है कि किसी भी प्रोडक्ट को सफल होने के लिए सिर्फ अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि अपने संदर्भ की गहरी समझ होना भी ज़रूरी है।